जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। 101 नंबर का प्रश्न है कि किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? पद्मावत, मृगावती, हंसावली, मधुमालती। तो इसका जो सही आंसर है वो है पद्मावत। इसमें रूपकत्व का जो है निर्वाह माना गया है। तो 100 प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति। डी है कि भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग। तो इनमें आपको रहस्यवादी भावनाएं मिलेंगी, हिंदू संस्कृति का चित्रण भी मिलेगा, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति भी मिलेगी, लेकिन आपको इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें जो है सूफी काव्य की विशेषता नहीं है क्या? ब्रज भाषा का प्रयोग। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि जायसी के गुरु का नाम क्या था? मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद, शेख मोहिदी। कोई नहीं। तो जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी था। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो प्रश्न का वो सही है। अगला प्रश्न है कि आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासन काल में लिखी थी? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर। तो आखिरी कलाम जो पुस्तक थी वो उन्होंने बाबर के शासनकाल में लिखी थी। तो 104 प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? देवनागरी में, फारसी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। तो इसकी जो पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित जो प्रतियां हैं वो फारसी लिपि में मिली हैं। तो 105 प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है मोही का हसेस की कोहराई पंक्ति किस कवि की है? कबीर की है, जायसी की है, सूरदास की है कि तुलसीदास की है? तो ये पंक्ति जायसी की है, क्योंकि जायसी एक आंख के काने थे और जब इन पे जो है लोगों ने हंसा इनको देख करके, तो उन्होंने ये पंक्तियाँ बोली थी कि मोही का हसेस की कोहराई, यानी कि आप हम पर हंस रहे हो या हमें बनाने वालों के ऊपर। तो ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और कई बार पेपरों में आई है। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो है बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर का लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। कोई नहीं। तो 107 प्रश्न का जो है जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें क्या है, जायसी के जो है इसमें एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। तो क्या है, अखरावट है ये। अगला प्रश्न है कि आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? सृष्टि का, कयामत का, संसार का, सिद्धांत का। तो जायसी ने आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि पद्मावती के पिता का नाम क्या था? रत्नसेन, गंधर्वसेन, कुमारसेन, राघव चेतन। तो पद्मावती के पिता का नाम गंधर्वसेन था। तो 109 प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? एक हंस का, एक ब्राह्मण का, एक तोता का, एक दूत का। तो पद्मावत में जो हीरामन नाम है वो एक तोते का नाम है। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रत्नसेन कहाँ का राजा था? मेवाड़ का, चित्तौड़ का, दिल्ली का, ग्वालियर का। तो रत्नसेन जो है कहाँ का राजा था? चित्तौड़ का राजा था। इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? पद्मावत में, मृगावती में, हंस जवाहिर में कि मधुमालती में? तो राघव चेतन किसका पात्र है? वो पद्मावत का एक जो है पात्र है। तो 112वें प्रश्न का ए वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भूल चकोर दीख मुठ लावा, मेघ घटा मा चंद दिखावा पंक्ति किस ग्रंथ की है? हंसावली, चित्रावली, ज्ञानदीप, पद्मावत। तो ये जो है किसकी पंक्ति है? ये पद्मावत की पंक्ति है। तो 113वें प्रश्न का डी वाला जो ऑप्शन है ये सही है।
अगला प्रश्न है कि प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल ने किसे माना है? मृगावती को, मधुमालती को, पद्मावत को, सत्यवती कथा को? तो प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ ग्रंथ जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को माना है। 114वें प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? पद्मावत में, चित्रावली में, ज्ञानदीप में, हंसावली में? तो गोरा बादल का जो उल्लेख है वो पद्मावत में है। 115वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? बाबर की, हुमायूं की, अकबर की या जहांगीर की? तो उस्मान की चित्रावली में किसकी प्रशंसा की गई है? तो उस्मान की चित्रावली में जहांगीर की प्रशंसा की गई है। इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि जायसी की पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? 5, 7, 8, 6? तो जायसी की पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? 7 अर्धालियों के बाद जो है दोहे का प्रयोग जायसी ने किया है। 117वें प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कहाँ मानसर चाह सुपाई, पारस रूप यहाँ लग आई? ये पंक्ति किस कवि की है? उस्मान, जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद? तो ये पंक्ति जायसी की है और पद्मावत से ली गई है। अगला प्रश्न है कि विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? चैत से, बैसाख से, जेठ से, आषाढ़ से? तो उन्होंने जब विरह वर्णन का प्रयोग शुरू किया है तो उसमें जो 12 मासा का प्रारंभ किया है वो उन्होंने आषाढ़ से किया है। तो इसका जो है 119वें प्रश्न का डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए। नूर मोहम्मद, कासिम शाह, दाऊद या मंझन? तो नूर मोहम्मद हंस जवाहिर के जो रचयिता है कौन है? वो कासिम शाह हैं, जिसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, कथा चित्रावली? कोई नहीं। तो नूर मोहम्मद की जो आध्यात्मिक रचना में आध्यात्मिक रूपक है वो उनकी रचना अनुराग बांसुरी है। तो उससे 121वें प्रश्न का जो है ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? सूरदास पंजाबी का, ईश्वरदास का, नंददास का, छिताई का? तो उन्होंने सूरदास पंजाबी का उल्लेख किया है, जो कि क्या है? एक हिंदू कवि है। तो इसका 122वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? पाटन की, गुजरात की, उज्जैनी की, कर्नाटक की? तो हंसावली की जो नायिका है वो कहाँ की थी जो है राजकुमारी थी? वो पाटन की राजकुमारी थी। 123वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? पद्मावत में, हंसावली में कि माधवानल कामकंदला में? इनमें से कोई नहीं। तो कामदेव की जो स्तुति है वो कहाँ पे है? वो माधवानल कामकंदला में मिलेगी। 124वें प्रश्न का सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत का रचना काल क्या है? 927 ईस्वी, 1200 ईस्वी कि 1540 ईस्वी कि 1660 ईस्वी? तो पद्मावत का जो रचना काल माना गया है वो 1540 ईस्वी माना गया है। तो 125वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस? तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का जो प्रमुख रस माना गया है वो श्रृंगार रस माना गया है। इसका जो बी वाला ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न है गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संत काव्य में, कृष्ण काव्य में, सूफी काव्य में, राम काव्य में? तो गुरु के लिए जो पीर शब्द का प्रयोग हुआ है वो आपको सूफी काव्य में देखने को मिलेगा। 127वें प्रश्न का सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? हीरामन का, सैयद अशरफ का, ख्वाजा मोइनुद्दीन का? इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने पद्मावत में अपने जिस गुरु का उल्लेख किया है वो है सैयद अशरफ। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है 128वें प्रश्न का वो सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? पद्मावत की, चित्रावली की, मधुमालती की, मृगावती की? तो ये जो है
पंक्ति है ये पद्मावत से ली गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो 129वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? कुतुबन, दामोदर कवि, ईश्वरदास, जान कवि। तो लखन सेन पद्मावत कथा के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है दामोदर कवि। तो 130वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि जायसी ने पद्मावत में सिंघल द्वीप को किसका प्रतीक माना है? हृदय का, बुद्धि का, मन का कि माया का? तो उन्होंने सिंघल द्वीप किसका प्रतीक माना है? हृदय का प्रतीक माना है। तो 131वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि हीरामन तोता किसका प्रतीक है? शैतान का, शरीर का, हृदय का, गुरु का? तो उन्होंने हीरामन तोते को गुरु का प्रतीक माना है। 132वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन ए है कि जायस नामक फकीर के शिष्य थे, ऑप्शन बी जायस मत के अनुयायी थे, ऑप्शन सी जायस नगर के रहने वाले थे, या ऑप्शन डी जायस उनके गोत्र का नाम था। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी है। वो जायस नगर के रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम के आगे जो है क्या लग गया? जायसी लग गया। इसका सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्यों को रचना क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। दूसरा है मधुमालती, पद्मावत, चंदायन, मृगावती। तीसरा है मृगावती, चंदायन, मधुमालती, मधुमालती। डी है पद्मावत, चंदायन, मृगावती, मधुमालती। इनको अगर हम आरोही क्रम में लगाएंगे तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। पहले चंदायन आएगा, उसके बाद मृगावती आएगा, फिर पद्मावत आएगा, फिर मधुमालती आएगा। 135वां प्रश्न देखते हैं। 135वां प्रश्न है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। कवि का नाम है और उनकी रचना का नाम है, तो चलिए इसको मैच करते हैं। जायसी की रचना कौन है? जायसी की होगी पद्मावत। कुतुबन की क्या हो गई? कुतुबन की हो गई मृगावती। और मंझन की क्या हो गई? मंझन की मधुमालती हो गई। मुल्ला दाऊद की क्या हो गई? चंदायन हो गई। इस तरह से अगर ऑप्शन हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पहले का दूसरा सही है और बी का तीसरा सही है, डी का चौथा सही है और सी का चौथा सही है और डी का पहला सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इन महाकाव्यों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित करते हैं। पहला ऑप्शन है पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज रासो। दूसरा है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत। तीसरा है साकेत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पद्मावत। चौथा है रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। तो इनको अगर हम आरोही क्रम में लगाएंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। पहले आपको आएगा पृथ्वीराज रासो, कौन सा आएगा? पृथ्वीराज रासो आएगा, फिर पद्मावत आएगा, फिर रामचरितमानस आएगा, फिर साकेत आएगा। अगला प्रश्न है पद्मावत की रचना हुई थी। ये प्रश्न देखिए दोबारा रिपीट हुआ है कि कब पद्मावत की रचना कब हुई थी? 1520 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में। तो हमने देखा था पिछले अभी जो थोड़ी देर पहले इस प्रश्न को, तो इसका जो आंसर कौन था 1540 ईस्वी। पद्मावत की रचना हुई है वो कब हुई है? 1540 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न एक अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन, इनमें से नहीं। तो अवधी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य माना गया है वो पद्मावत माना गया है, उसके बाद रामचरितमानस आता है। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? पति रूप में, पत्नी या प्रेसी के रूप में, मित्र के रूप में, गुरु के रूप में। तो सूफी साधना में ईश्वर की जो कल्पना की गई है वो पत्नी या प्रेसी के रूप में की गई है। तो 139वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है
आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? जैसी की, मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, मंझन की? तो आखिरी कलाम किसकी रचना है? ये जैसी की रचना है। पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, पद्मावती हो गया, आखिरी कलाम हो गया। तो इस तरह से हमारे 140 प्रश्न जो भक्ति काल से संबंधित थे वो समाप्त हुए। आगे भी आपको भी भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।